हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो जो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर जिसमें कि विज्ञान का सब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे विज्ञान के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी किसी भी एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगी, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ और प्रैक्टिस सेशन अटेंड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज आप लोग क्या क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। सो ऑप्शन है यहाँ पे ताप, जल, वायु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 74। चलिए आंसर कीजिए। सबसे अधिक इफेक्ट कौन करेगा किसी रासायनिक अभिक्रिया को के वेग को? चलिए देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ताप। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम बढ़ा सकते हैं ताप को बढ़ाकर, और ताप को कम करके हम उसके वेग को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ताप ही इसको प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। जल और वायु भी प्रभावित करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पे ताप करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा की बात कर रहा है ना। बाकी जल जल तो प्रभावित करेगा ही और वायु भी करेगा, लेकिन ये लोग कम मात्रा में प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन है जस्तीकरण, वल्कनीकरण, गैल्वेनीकरण या संक्षारण। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, हमने किया हुआ है पहले एक क्वेश्चन। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए यहाँ पे। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो किसका ऑक्सीकरण होता है, किस पर ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन है कैथोड पर, एनोड पर, ए व बी दोनों पर, या उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो विद्युत अपघटन की क्रिया आप लोगों को पता है क्या होता है उसमें। तो उसमें दो छड़ें लगी होती है, एनोड की और कैथोड की। इन दोनों में से ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है? देखिए, दो क्रियाएं होती हैं। एक में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, दूसरे में अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्रिया अलग अलग छड़ों पर होती है। तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया जो होती है वो किस छड़ पर होती है, वो बताना है आपको। और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कैथोड पर और एनोड पर कौन कौन से आयन होते हैं। ठीक है, कौन सा चार्ज किस पर होता है, पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, मुझे कमेंट करके बताएंगे कैथोड और एनोड में। ठीक है, चलिए देखिए 76 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। सो एनोड पर यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 77। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। सो ऑप्शन है यहाँ पे फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण, या पोटेशियम क्लोराइड। तो जब लोहे में जंग लगता है तो उससे बना पदार्थ क्या कहलाएगा? मतलब वो जो जंग होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, किसका मिश्रण होता है? देखिए, जब लोहे में जंग लगता है उससे बना जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण। ठीक है, लोहे की बात कर रहा है तो लोहे का ही कुछ मिश्रण होगा जो बन रहा होगा, है ना। और फेरिक और फेरस दोनों ही लोहे के लिए यूज करते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 78। निम्न में कौन सी गैस चूने की जल को दुधिया कर देती है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो उसको आप चाहे तो अपने नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चंस कोई भूलता नहीं है, सबको याद ही होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी ने पहली बार सुना हो, किसी को याद नहीं रहता है, तो वो नोट कर सकते हैं। 78 देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के जल में प्रवाहित करेंगे, चूने का जल जो है दूधिया हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए यहाँ पे। हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग देता है तथा शीघ्र सूखता नहीं, तो ऐसा निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए ऑप्शन है रोजीन, ग्लिसरॉल, एसीटोन या ए वन बी दोनों। तो सबसे पहले आपको ये जाने कि हजामत बनाना क्या होता है। हजामत बनाना यानी इसको ये मुसलमानी शब्द है। ठीक है, मुस्लिम शब्द है। तो इसमें क्या होता है, जो दाढ़ी बनाते हैं ना नाई लोग सैलून में, उसी को यहाँ पे हजामत बनाना कहते हैं। तो वहाँ पे जो साबुन यूज़ करते हैं जिससे बहुत जल्दी झाग आता है, झाग सूखता भी नहीं है जल्दी, तो इस झाग
के उपस्थिति का कारण क्या होता है कि इतना शीघ्र झाग देता है और सूखता भी नहीं, इसका कारण क्या है, क्या प्रेजेंट होता है उसमें? चलिए देखिए ऑप्शंस क्या हो जाएगा। ए एवं बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। रोजिन और ग्लिसरॉल दोनों के प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसको भी आप लोग शॉर्ट नोट्स जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए यहाँ पे, साधारणतः साबुन उच्च वसा अम्लों का क्या है? तो ऑप्शन है सोडियम लवण है, नाइट्रिक लवण है, पोटेशियम लवण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साबुन जो है वो उच्च वसा अम्लों का क्या है बताइए यहाँ पे। तो इसका आंसर भी सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। तो साधारणतः जो साबुन है वो उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सोडियम लवण, इसको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए यहाँ पे, एलपीजी के रिसाव यानी कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रिसाव को पहचानने के लिए इनमें से किस यौगिक को मिलाया जाता है उसमें? तो ऑप्शन है मिथाइल मरकैप्टेन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए एलपीजी जो है ना, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो एक प्रकार का गंधहीन और रंगहीन गैस है, ठीक है। तो इसके रिसाव होने पर पता नहीं चलता कि ये रिस रहा है या कुछ स्मेल ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई गैस निकल रहा है, ठीक है। जब किसी गैस में कोई स्मेल ही नहीं होगा तो आप पहचानेंगे कैसे कि इसका रिसाव हो रहा है। और एलपीजी गैस आप सभी को पता है कि दहनशील होता है, ज्वलनशील होता है, तो इससे खतरा हो सकता है, लेकिन घरों में हम इसका यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का। तो अगर हम घर पे इसका यूज़ कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी के लिए हमें कुछ तो प्रयोग करना पड़ेगा ना इसमें, कि इसका रिसाव हो तो पता चल पाए, हम पहचान पाए कि इसका रिसाव हो रहा है इस गैस का। तो इसके लिए यहाँ पे इस गैस में एक केमिकल मिलाया जाता है, यौगिक का यहाँ पे मिलाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो गंधहीन गैस है उसमें एक स्मेल आ जाती है, ठीक है, बहुत तेज़ स्मेल होती है इसकी। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि हाँ एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। तो कौन सा गैस यहाँ पे कौन सा यौगिक यहाँ पे इसमें मिलाया जाता है जिससे किसके रिसाव को हम पहचान सकें, मतलब कौन सा स्मेल होता है यहाँ पे, किस यौगिक का स्मेल होगा जिसको यहाँ पे एलपीजी में मिक्स किया जाता है। सो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। कई लोग को लग रहा होगा मिथाइल मरकैप्टेन होगा, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे इसका सही आंसर दिया ही नहीं हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन से यौगिक के भी मिलाया जाता है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर को आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए यहाँ पे, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या होगा? ऑप्शन है कोल गैस, बायोमास, कोक या प्रणोदक। रॉकेट, बच्चों वाले रॉकेट की बात नहीं कर रहा है, ये वो रॉकेट की बात कर रहा है जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। अभी चंद्रयान 2 ये सब हमने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। मंगल ग्रह पे भी हमने अपना सैटेलाइट भेजा हुआ है। तो इसके जो हम रॉकेट का यूज़ करते हैं उसमें कौन से ईंधन का प्रयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रणोदक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है सीएनजी, ठीक है। कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, ठीक, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस में सबसे अधिक कार्बन उपस्थित यौगिक कौन सा है? ऑप्शंस है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथेन। तो सीएनजी में जो प्रेजेंट होता है सबसे अधिक कार्बन का जो प्रेजेंट होता है यौगिक, वो कौन सा होता है सीएनजी में? मीथेन होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 84 यहाँ पे, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्टिक सैलिसिलिक अम्ल। चलिए बताइए। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 85, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 86, मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस है। सो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एवं भी दोनों उपरोक्त सभी। चलिए, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए
मोटर वाहनों से जो धुएं निकलते हैं उसके में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी होती है? देखिए, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम है, तो आप वो भी हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे विषैला गैस इससे निकलता है। ठीक है, मोटर वाहनों से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो आप बताइएगा कि हमें सेशन कैसा लगा आपको, और जितना हो सके आप सेशन को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन सीरीज को अटेंड कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।